तो जो कम्प्लेक्स आपकी प्रोक्योरमेंट होगी, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उनको आप टेंडरिंग में ऐड कर देंगे ताकि एक फेयर कंपटीशन दिया जा सके मार्केट में। और जो आपकी लो वैल्यू प्रोडक्ट होंगे उनके लिए आप RFQ का सिस्टम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपने करनी है कि आप टेंडरिंग में जाते हैं या RFQ में जाते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि मैं एक फूड इंडस्ट्री में था, वहाँ पे रेड सिरप बनता था, ये जो रमज़ान में बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। और उस सिरप में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे थे जिनका अर्क इस्तेमाल किया जाता है, और उनमें से एक इंग्रेडिएंट था संदल लकड़। तो अब संदल का अर्क निकाल के तो उस रेड सिरप में यूज़ होता है। संदल लकड़ नॉर्मली श्रीलंका से स्मगल होती है, लीगली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है। तो अब हम ना तो इस प्रोडक्ट के लिए टेंडरिंग में जा सकते हैं कि हम इसको टेंडर अनाउंस करें कि जिनके पास संदल लकड़ है वो हमारे पास आए, और ना ही हम इसको RFQ कर सकते हैं कि जी कुछ मार्केट में लोगों को दें। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा रखा हुआ था, एक ऐसा वेंडर जो कि मतलब इसकी जो सप्लाई चेन को मैनेज करता था, कैसे करता था, ये उसका मसला था। लेकिन उसने स्टॉक जितनी एनुअल रिक्वायरमेंट होती थी कंपनी की, वो स्टॉक मेंटेन करता था, और अब चुप करके उसे एक मुनासिब रेट रख के तो प्रोक्योरमेंट हेड जो है वो एक डिसाइड कर लेता था कि ठीक है यार, इतनी कॉस्ट जो है ये हम आपको पे कर देंगे, तो आप ये इतनी क्वांटिटी हमारे लिए स्टॉक करते रहो और सप्लाई करते रहो। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई ना टेंडरिंग होती थी ना RFQ होती थी, बस सिंपली जो भी कंपनी की एनुअल रिक्वायरमेंट होती थी उतनी क्वांटिटी को उसी के वेयर हाउस में उसी से मैनेज करवा के उसकी सप्लाई को स्टॉक किया जाता था, और जितनी प्रोडक्शन होनी होती थी उतना स्टॉक वो आगे डिस्पैच कर देता था। इसी तरह से कुछ सीजनल आइटम ऐसी होती हैं जिनके, चलें इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा फिर सीजनल आइटम को। तो ये फिर स्ट्रेटजी प्रोक्योरमेंट वालों की है कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए किस तरह से जो भी यहाँ से नीड्स आ रही हैं, फिर उसने मार्केट स्टडी की तो स्ट्रेटजी उसके लिए क्या अडॉप्ट करता है। तो ये तीसरा स्टेप था कि जब भी आपने कुछ प्रोक्योर करना है कोई गुड सर्विसेज, तो पहले नीड्स होंगी, फिर मार्केट स्टडी होगी, फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो नंबर 4 है उसकी प्री प्रोक्योरमेंट, यानी कुछ सैम्पलिंग करना, कुछ सैंपल ख़रीदना, या कुछ क्वांटिटी मार्केट से उठा लेनी, सप्लायर से ले लेनी कि इसको चेक किया जाए, सप्लायर की क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाए, सप्लायर के रिस्पॉन्स को, उसकी सप्लाई टाइम को चेक किया जाए, उसकी प्रोडक्ट को चेक किया जाए, प्राइस को चेक किया जाए। तो प्री प्रोक्योरमेंट है कि आपने जब कुछ बड़ी क्वांटिटी ख़रीदनी हो तो आप उसका एक छोटा सैंपल ख़रीद लेते हैं। ये कॉमनली आम प्रैक्टिस है। आपने भी कुछ अगर पूरे साल की गंदम घर के लिए ख़रीदनी हो, चावल ख़रीदने हो, तो आप पहले उसे कहते हैं कि भाई मुझे तुम ऐसे करो कि 2-4 किलो 5 किलो चावल जो सेल करने ना टोटल क्वांटिटी, तो वो मुझे उसमें से कुछ निकाल के दो, पहले मैं चेक कर लूँ। तो ये प्री प्रोक्योरमेंट है। तो 4th स्टेप है कि जब भी आप किसी बड़ी बाइंग के लिए जाते हैं तो आप उसके लिए प्री प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस करते हैं। अब प्री प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जो बुक में डिफ़ाइन किया वो मैं ज़रा, द नेक्स्ट स्टेज टू कंडक्ट मार्केट टेस्ट एंड कंसिडर मार्केट एंगेजमेंट। तो मार्केट की एंगेजमेंट को देखने का तरीका है कि आप मार्केट किस तरह से आपके साथ, सप्लायर या वेंडर किस तरह से आपके साथ एंगेज होते हैं। दिस मैनेज एंगेज विद द मार्केट सप्लायर्स एंड कंसिडर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर टू एस्टेब्लिश हाउ बेस्ट टू डेवलप द स्पेसिफिकेशन, व्हाट द कॉस्ट implication एंड ऑप्टिमम कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स माइट बी, whether the time is right to act upon the need, product life cycle, seasonal trend will also be considered. For example, information on stakeholder. तो प्री प्रोक्योरमेंट मार्केट के साथ
लिंक होना है और मार्केट के साथ रिलेशन डेवलप करना है, चेक करना है कि जब हम इसको लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए जाएंगे तो फिर हमें जो डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकते हैं वो हमें शुरू में हो जाए। कुछ स्मॉल क्वांटिटी बाइंग के ऊपर हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर लें ताकि हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होने से के बाद जो रिस्क इन्वॉल्व होने हैं उससे बचा जा सके। इसमें प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को चेक किया जा सकता है। इसमें सीजनल ट्रेंड जो है वो, जैसे मैंने बताया कि सीजनल ट्रेंड से मुराद है कि बहुत सारी चीज़ें, चूँकि सारे ही जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो रॉ मटेरियल हैं वो नेचुरल सोर्सेज से आ रहे होते हैं और नेचुरल सोर्स के लिए एक साइकिल होता है कि हर चीज़ स्टार्ट में जब कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, तो जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो मोस्टली स्टार्ट में वो रॉ फॉर्म में होती हैं, फिर वो पीक पे जाके उनकी राइपनेस जो उसका जो ट्रू फॉर्म में उसका सेंस होता है प्रोडक्ट का वो निकल के आता है और फिर वो डाउनफॉल यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो को अगर ले लें तो स्टार्ट में मैंगो का कुछ और टेस्ट होगा और पीक पे उसका जो बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है और फिर वो पीक से डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसका टेस्ट आस्ता आस्ता ख़त्म होता हुआ प्रोडक्ट जो है वो अपने डाउनफॉल पे चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो एक सीज़न जो उसका 3-4 माह का होता है वो चलता है। तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है उनका एक सीजनल साइकिल होता है जिसमें वो स्टार्ट होती हैं, फिर ऊपर जाती हैं और फिर डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो अब जो प्री प्रोक्योरमेंट है ये आपको बताएगी कि अगर आपने दिसंबर में आप मैंगो ख़रीदना शुरू कर दें या उस सीज़न में आप मैंगो अचार के लिए प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर दें मार्केट में जिस वक्त के वो अवेलेबल ही नहीं, तो इसका मतलब कि आप गलत प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्री प्रोक्योर का मतलब है कि आपको ये पता चल जाए कि क्या इस सीज़न में ये चीज़ अवेलेबल है, क्या ये इस चीज़ का सीज़न है भी या नहीं है। तो प्री प्रोक्योरमेंट आपको ये सारी अवेयरनेस देगी और इससे आपको प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पता चल जाएगा कि इसका साइकिल क्या है, यानी कब स्टार्ट होती है, कब ये पीक पे जाती है जिस वक्त इसकी प्राइसेस कम होंगी। स्टार्ट में प्राइसेस ज़्यादा हो सकती हैं, पीक पे जाके प्राइसेस एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाती हैं और जब डाउनफॉल होता है तो फिर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो प्री प्रोक्योरमेंट आपको मार्केट के ट्रेंड का, मार्केट एनालिसिस का एक ट्रू सिनेरियो दे देती है ताकि आप बड़ी बाइंग करने से पहले मार्केट को चेक कर सकें और सैम्पलिंग करवा सकें और उसकी क्वालिटी, उसकी सप्लाई चेन और बाकी चीज़ें, मतलब टोटल जो भी आपके प्रोक्योरमेंट में चीज़ें इन्वॉल्व होनी हैं वो आप प्री प्रोक्योरमेंट यानी एक छोटी कंसाइनमेंट को प्रोक्योर करके चेक कर सकते हैं कि अब इस बड़ी कंसाइनमेंट के लिए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जब आप प्री प्रोक्योर कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेज है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का कि आपने नीड्स के ऊपर मार्केट स्टडी की स्ट्रेटजी बनाई, प्री प्रोक्योर कर लिया, सैंपल वगैरह प्रूव करवा लिया, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को चेक कर लिया प्री प्रोक्योर में। तो अब आपने फाइनली नेक्स्ट स्टेज पे जाना है कि हमने इसको बल्क में बाइंग करने के लिए जाना है। तो बल्क बाइंग करने से पहले आप क्या करेंगे, आप वो जो वेंडर अवेलेबल हैं उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होगी, क्वालिटी क्वांटिटी के मतलब चीज़ें होंगी और पेमेंट की टर्म्स होंगी कि कब आपने पे करनी है, गुड्स कब लेनी है, उसके बाद कितने दिनों के बाद पेमेंट करनी है और डेस्टिनेशन क्या होगी, वहाँ पे फ्रेट क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप एक पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। एक तरफ तो आप डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे उस प्रोडक्ट की बाइंग के लिए जिसको आपने बल्क में आगे लेके जाना है, जिस पे आप हैवी अमाउंट खर्च कर रहे हैं। तो दूसरा आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे अपने वेंडर के साथ कंट्रैक्ट करने के लिए, उससे जो कमिटमेंट आपने करनी है, जिनको आपने म्यूचुअली दोनों पार्टीज़ ने साइन करना है और उसके बाद अकॉर्डिंगली उस डॉक्यूमेंट के आपने आगे चलना है।
तो दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स बन रहे होंगे। एक आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होगा जो आप बाइंग करने जा रहे हैं, जिसमें उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन सब चीज़ें मेंशन होंगी। और दूसरा डॉक्यूमेंट लीगल टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो कि बायर सेलर के दरमियान डिसाइड होंगी। तो इसको आप वो जो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी कह सकते हैं कि जब वेंडर को आपने प्री क्वालिफाई करना है तो आप पहले ही कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेंगे कि जी ये क्या इन चीज़ों के ऊपर वेंडर पूरा उतर रहा है। और इसमें डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी हो सकती है, उसकी डिलीवरी के मतलब डिटेल हो सकती है, और सर्विस लीगल एग्रीमेंट कि उसका कोई लीगल एग्रीमेंट हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं। ऑल पोटेंशियल सप्लायर शुड बी गिवन आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट टू मेक श्योर दैट द प्रोसेस इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर बनाते हैं वो जितने भी सप्लायर को आप जिनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी सप्लायर से आप ले आगे इस प्रोक्योरमेंट को लेकर चलते हैं, तो सबको आप सिमिलर डॉक्यूमेंट्स देंगे। मतलब ये नहीं कि एक सप्लायर के लिए आप सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाएं और दूसरे के लिए सेपरेट बनाएं। तो फेयर कंपटीशन ये है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट बनाएंगे टेंडर के लिए, और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी चीज़ें आपने लिखनी है, जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा वो सेम डॉक्यूमेंट सब सप्लायर के साथ शेयर होगा, ताकि इक्वली जो है फेयर कंपटीशन की तरफ जाया जा सके। तो डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट आपने सप्लायर की सिलेक्शन करनी है। तो सप्लायर सिलेक्शन क्या है? दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप। तो ये आपका ऑप्शनल स्टेप है। आप सप्लायर सिलेक्शन को छोड़ भी सकते हैं। सप्लायर सिलेक्शन होती है जब आपकी रूटीन की चीज़ें हों, जो कि आप मंथली जो कंजम्पशन होती हैं, जो इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं नॉर्मली, उसके लिए सप्लायर सिलेक्शन होती है। लेकिन जो आपकी टेंडर की होती हैं वहाँ पे ओपन बिडिंग होती है। टेंडर में आप सप्लायर सिलेक्शन नहीं करते। मतलब ये नहीं होता कि पहले आप सप्लायर को ढूंढ के डिसाइड कर लें कि हमने इन 10 सप्लायर के साथ काम करना है, उसके बाद उन 10 को टेंडर दें। टेंडर जो होता है वो ओपन होता है सब के लिए, ऑल एंड सन्ड्री। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस टेंडर के अगेंस्ट अपनी बिड दे सकता है। लेकिन सिलेक्शन ऑफ सप्लायर उन चीज़ों के लिए होती है जहाँ पे आपकी जनरल आइटम होती हैं, या जो ऐसी कंज्यूमर आइटम जो मंथली आप रोटेट करते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंटली प्रोक्योर करनी पड़ती हैं, उसके लिए आप सप्लायर को सिलेक्ट करके तो एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं, और फिर जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आती है आइटम की तो उन्हीं सप्लायर में से आप कुछ को कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक हार्ड डिस्क चाहिए, तो अब हार्ड डिस्क सप्लाई करने के लिए पूरे सिटी में कुछ 1000 सप्लायर बैठे होंगे जो कहेंगे जी हम आईटी की आइटम को सप्लाई करते हैं, हमसे ले लें। और रोज़ ही प्रोक्योरमेंट ऐसे लोग आ रहे होते हैं जो कहते हैं कि जी ये चीज़ें हम सप्लाई करते हैं और हम आपके पिछले सप्लायर से कम रेट दे देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोक्योरमेंट वाले जो जर्नल आइटम होती हैं या लो प्राइस की छोटी क्वांटिटी की आइटम होती है, तो प्राइस कम होती है, क्वांटिटी कम होती है। तो अब उन आइटम के लिए प्रोक्योरमेंट वाले हर रोज़ नए सप्लायर को रजिस्टर कर रहे हो, तो फिर इस हैज़ल से बचने के लिए कि वो जो रोज़ ही नए लोग आ रहे होते हैं कि हमसे लें, उनसे बचने के लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कुछ लोगों को कैटेगराइज कर लेता है कि मार्केट में जो टॉप के ऊपर बैठे हैं सप्लायर, जिनकी रिप्यूट बेहतर है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर है और जिनके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहती है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें डिसाइड करके उनमें से कुछ को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हीं से वो पूरा साल उन चीज़ों को लिए कंटिन्यू करते रहते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर, अगर तो आपकी आइटम ऐसी हैं जो जनरल आइटम है, जो मंथली आपको मतलब लो वैल्यू और लो वॉल्यूम आइटम है, तो उसके लिए आप सप्लायर सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी बल्क बाइंग है और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अमाउंट वाइज वो बड़ी आइटम है या रॉ मटेरियल है, तो फिर सप्लायर सिलेक्शन की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। फिर या तो आप टेंडरिंग में जाते हैं, तो या आप डायरेक्ट सप्लायर से सिंगल रिलेशन में चले जाते हैं कि जी ये हमारा रॉ मटेरियल है और आपसे ही हमने लेना है, तो आप हमसे लॉन्ग टर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें और प्राइसेस को लॉक कर लें, तो हमें आप इसकी सप्लाई देते रहें। तो वहाँ पे भी बहुत सारे सप्लायर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो
बहरहाल जो भी प्रोसेस हो, आप यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो सप्लायर सिलेक्शन है, और सप्लायर सिलेक्शन के लिए आप उसकी प्री क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और प्री क्वालिफ़िकेशन क्वेश्चनरी, ये एक मतलब एक आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना लेंगे जिसमें आप उसकी प्री क्वालिफ़िकेशन के मतलब लिख लें कि जी इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, इसका वेयर हाउस कितना बड़ा है, स्टॉक कितना बड़ा होता है, ये इसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो अदर देन हमारे और कितने लोग हैं जो इनसे ले रहे हैं, वो किस तरह की कंपनीज़ हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट जब आप लिख लेंगे तो वो होगा प्री क्वालिफ़िकेशन क्वेश्चनरी, PQQ उसको कहते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को जो प्री क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट है वो बना के तो फिर आप जो भी लोग अवेलेबल होंगे उनको दे देंगे, और उनमें से फिर कुछ को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जैसे इंटरव्यू में होता है कि अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन HR का एक क्राइटेरिया होता है, तो जब भी वो एप्लीकेशन को देखते हैं तो वो उन बहुत सारी एप्लीकेशन में से कुछ को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और उस शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया होता है उसको PQQ कहते हैं, यानी प्री क्वालिफ़िकेशन क्वेश्चनरी। तो सप्लायर सिलेक्शन जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम सप्लायर सिलेक्शन में जो चीज़ें देखी जा सकती हैं वो है कंपनी की हिस्ट्री, कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कितने अरसे से मार्केट में काम कर रही है, इसकी नंबर 2 इसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसी है, यानी उसकी बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ 2 साल की बैंक स्टेटमेंट उससे ले लें, ट्रांजैक्शन को देखें कि कितनी पेमेंटें इन आउट हो रही हैं, तो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी चेक की जा सकती है, उसकी बैलेंस शीट चेक की जा सकती है अगर बड़ी कंपनी है। उसके बाद है इंश्योरेंस से मुराद है कि वो कंपनी का जो स्टॉक है या वेयर हाउस है वो क्या इंश्योर्ड है। ये तो नहीं होगा कि जब आप ऑर्डर देने जाओ तो उसका स्टॉक चोरी हो जाए, आग लग जाए या किसी भी सूरत में कुछ डैमेज हो जाए, तो इस तरह की क्या पोजीशन है। या ट्रांजिट में जब वो चीज़ें सप्लाई करा तो वहाँ पे क्या होगा, क्या वो अगर डैमेज होती हैं तो उसके एंड पे जाएंगी या कि प्रोक्योर करने वाले के एंड पे आएंगी। ऐसे ही मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़ के उसकी मेंबरशिप जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, तो इस तरह की डिफरेंट जो गवर्नमेंट और दूसरी प्राइवेट जो बिज़नेस बॉडीज़ होती हैं उनके साथ मेंबरशिप है, उसके सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं। क्वालिटी एक्रीडिटेशन, उसके पास कोई क्वालिटी का सिस्टम है, जैसे ISO 9001 उसके पास इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके पास कोई वेयर हाउस का गुड मैन्युफैक्चरिंग गुड वेयर हाउस प्रैक्टिसेस का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को आप चेक कर सकते हैं सप्लायर की जो सिलेक्शन है उसके दौरान। फिर उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो कितना आपको सप्लाई कर सकता है। सॉरी कुछ इंटरप्शन है साउंड की, शादी है नज़दीक ही, तो बाहर और उसके बाद आप उसकी कैपेबिलिटी के उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितनी सप्लाईज मैक्सिमम कर सकता है। ये ना हो कि आपकी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बस वही उसकी मैक्सिमम सप्लाई होता ही है कि आपकी रिक्वायरमेंट तो वो एट द मोमेंट फुलफ़िल कर देगा, लेकिन पॉसिबल है कि अगले 6 माह में आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उस वक्त आपका सप्लायर उसको फुलफ़िल ना कर सके। तो इसलिए आप उसकी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमें कितने अरसे तक ये फुलफ़िल कर सकता है, जो इसकी प्रोडक्शन है वो कितनी है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का उसका क्या सिस्टम है, इसको चेक किया जा सकता है कि उसके पास एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी के लिए कोई प्रॉपर लोग हैं जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसका सेफ्टी का सिस्टम क्या है। CSR कस्टम रिलेशनशिप पॉलिसी उसकी क्या है, उसको चेक कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एथिक्स के मतलब उस कंपनी के लिए क्या पॉलिसी बनाई हुई है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए वो आपसे क्या डिस्कस करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट में चीज़ चली जाए तो वो उसको किस तरह से रिजॉल्व करेगा। क्या वो जिस जगह प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसी सिटी में आके तो उसको कोर्ट में जाएगा और क्लेम करेगा, या वो अपनी जगह पे रहते हुए आपको बुलाए कि जी नहीं जी मेरी ये प्लेस है
तो आप के ऊपर मैं केस कर रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट बाद में हो सकते हैं उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कि अभी जो भी नेक्स्ट डिस्प्यूट होगा वो हमारी लीगल एंटिटी में होगा और हम यहाँ पे उसको फाइट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप जो सप्लायर उसकी सिलेक्शन है उस दौरान उसको चेक कर सकते हैं।